अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टर्स हम लोगों ने समझे, हमें फर्स्ट समझ आ गया, कैजुअल वैकेंसी समझ आ गया, इलेक्शन वाले डायरेक्टर समझ आ गए। डिफरेंट तरह की हम कैटेगरीज देखते रहे। एम्प्लॉय डायरेक्टर का भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो फुल टाइम काम करता है। अब एक थोड़ा सा यूनिक किस्म के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जो फुल टाइम अपना कंपनी को नहीं दे रहे होते, जो कंपनी में मुलाजमत नहीं कर रहे होते, जो हर वक्त बैठ के काम नहीं कर रहे होते, जो बस आते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं और चले जाते हैं। इनमें से कुछ तो बहरहाल ऐसे होते हैं जिनका कंपनी में अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है, 40-40% शेयर होल्डिंग होती है, कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा उनका ताल्लुक होता है, काफ़ी रिलेशन होता है। तो ऐसे में होता ये है कि जब हम चाहते हैं कि एक अच्छा मिक्स ऑफ डायरेक्टर्स हमारे पास मौजूद हो, तो कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हमारे पास ज़रूर मौजूद हों जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, जो बाहर से आएँ, सिर्फ़ अच्छे मशवरे दें और उनका किसी किस्म का कंपनी से कोई ताल्लुक ना हो। कंपनी लॉ ने कहा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमें चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उन्होंने पहले बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया, अ डायरेक्टर हू इज़ नॉट कनेक्टेड और डज़ नॉट हैव एनी अदर रिलेशनशिप, ना कंपनी से कनेक्टेड है, ना उसका कंपनी से ताल्लुक है, वेदर पेक्यूनियरी और अदरवाइज़। ये पेक्यूनियरी का मतलब है कोई फाइनेंशियल रिलेशन। तो एक ऐसा शख्स जिसका कंपनी से कोई फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिलेशन नहीं है, सिर्फ कंपनी नहीं, उसकी एसोसिएट्स, उसकी सब्सिडरी, उसकी होल्डिंग या उसके डायरेक्टर्स। तो अगर एक शख्स ऐसा है जिसका कंपनी से ना कोई फाइनेंशियल कनेक्शन है, ना किसी किस्म का और कनेक्शन है, ना कंपनी से है, ना उसकी होल्डिंग से, ना एसोसिएट से, ना सब्सिडरी से, ना ही उसके डायरेक्टर से, एंड और उसके साथ-साथ ही कैन बी रीज़नेबली परसीव्ड एज़ बीइंग एबल टू एक्सरसाइज़ इंडिपेंडेंट बिज़नेस जजमेंट। हम ये कह सकते हैं कि वो आएगा तो वो इंडिपेंडेंट बिज़नेस जजमेंट देगा, वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा और वो इंडिपेंडेंट होगा, चीज़ों को लेके बड़े अच्छे तरीके से चल रहा होगा। कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट से मुराद यहाँ पे है कि उसको कोई वो नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, उसको कंपनी से कोई मफ़ाद नहीं होगा, वो कंपनी से दूर-दूर रहेगा, मीटिंग में आएगा और सिर्फ डिसीजंस लेगा। देखें, बड़ा ज़रूरी है, मीटिंग में सारे डायरेक्टर्स बैठे हैं और बात हो रही हो कि सैलरी क्या होनी चाहिए डायरेक्टर्स की। तो जो डायरेक्टर फुल टाइम कंपनी बैठे हैं, जो कंपनी से मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हैं, वो तो चाहेंगे सैलरियाँ बड़ी ज़बरदस्त हों, अलाउंसेस मिलें, ये बेनिफिट मिले, गाड़ियाँ मिलें, फलाना-फलाना। और जो डायरेक्टर्स इलेक्शंस आए हुए हैं या जो कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, उन सबके तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हम चाहते हैं कि बोर्ड में हर तरह के लोग मौजूद हों, इस तरह के बाहर के लोग भी मौजूद हों, जो सिर्फ आएँ, कंपनी की मीटिंग्स के वक़्त चीज़ों को देखें, मामलात को अटेंड करें और उस वक़्त अपनी एक राय दें। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट बैंक का एक बंदा अगर बैंकिंग कंपनी ने उसको अपने पास डायरेक्टर बना लिया कि स्टेट बैंक से तुम रिटायर हो गए हो, तो हमारी मीटिंग में आके हमें मशवरा दे दिया करो, तो वो बंदा आके बड़े अच्छा मशवरा दे सकता है। और जब उसका कोई लगाव नहीं होगा, किसी पैसे-शैसे से, बाकी चीज़ों से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो यहाँ पे वो बंदा ज़्यादा बेहतर तरीके से मशवरा देगा। तो इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सबसर्विएंट नहीं है, ये किसी भी इंटरेस्ट के अंडर नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है जो आएगा, कंपनी से कोई रिलेशन नहीं होगा, बट वो कंपनी का डायरेक्टर होगा, मीटिंग में बैठेगा, मीटिंग में इससे पूछा जाएगा, ये अच्छे-अच्छे मशवरे देगा, इसके मशवरों में कोई झुकाव नहीं होगा, कोई बायस नहीं होगा, इसका कंपनी से किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये सिर्फ आके अपना हक अदा करेगा। तो हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस तरह से चाहिए। ये जो सामने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बातें ली हुई हैं, ये तो है इसकी बड़ी सिंपल सी डिस्क्रिप्शन। अगर इसकी डिटेल डेफिनिशन देखें, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें याद भी करनी पड़ेगी, तो थोड़ा-सा आगे चलते हैं। अगर डिटेल डेफिनेशन देखने की कोशिश करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है जिसका इस किस्म का कोई रिलेशन ना हो। नीचे एक लिस्ट दी हुई है, इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, तो फिर हम उस डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट कंसीडर नहीं कर सकेंगे। कोई भी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं होगा अगर इनमें से कोई उसका ताल्लुक हो। अब ये क्या क्या ताल्लुक दिए हुए हैं, एक एक करके देखते हैं। अगर वो कंपनी का या उसकी सब्सिडरी का या होल्डिंग कंपनी का पिछले 3 साल में किसी वक्त एम्प्लॉय रहा है, अगर एक शख्स है जो किसी वक्त पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हमारा होल्डिंग सब्सिडरी इनका एम्प्लॉय रहा है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई ताल्लुक है। इसका मतलब अब अगर वो डायरेक्टर बन के आया है तो हो सकता है कोई ना कोई उसका मफाद इन्वॉल्व हो। तो पिछले 3 साल में जो शख्स हमारा डायरेक्ट एम्प्लॉय रहा है वो हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता।
अगर था या रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव सब्सिडरीज का, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग का या होल्डिंग कंपनी का पिछले 3 साल में हमारी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएशन में से किसी का भी अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहा है तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन के नहीं आ सकता, क्योंकि उसका बहरहाल एक इंटरेस्ट होगा और अब इस वक्त वो अपने इंटरेस्ट का कुछ ना कुछ करना चाह रहा होगा। has had within last 3 years a material business relationship with company either directly or indirectly as a partner या मेजर शेयर होल्डर किसे कह रहे हैं? 10% वोटिंग पावर रखने वाले को खुद ले या इन कंसर्ट विद हिज फैमिली और पार्ट ऑफ ग्रुप, अपने ग्रुप के साथ मिलके या अपनी फैमिली के साथ मिलके 10% शेयर होल्डिंग रख ले, और डायरेक्टर ऑफ अ बॉडी हैविंग सच रिलेशनशिप, यानी कि पिछले 3 साल में कंपनी के साथ अगर उसका कोई बड़ा रिलेशन है, कोई मटेरियल बिजनेस रिलेशन है, कंपनी का वो 10% से बड़ा शेयर होल्डर है, अकेले या अपने फैमिली मेंबर्स वगैरह के साथ मिलजुल के, या हम बात करते हैं कि उसका कंपनी के साथ कोई कनेक्शन है, कोई मटेरियल लेवल पे बड़ा कनेक्शन है, कंपनी के पार्टनर्स में रहा है, कंपनी का उसकी कंपनी के साथ बिजनेस में रही है, अगर उसका किसी भी वक्त कंपनी से पिछले 3 साल में कोई ऐसा कनेक्शन रहा है तो हम कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। देन अगर उसने किसी भी किस्म की रिमरेशन पिछले 3 साल में ली है एज अ डायरेक्टर और रिसीव एडिशनल रिमरेशन, कोई भी एडिशनल रिमरेशन वगैरह अगर उसने ली है इस वक्त जो उसकी अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर हो रही है, हिज और हर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इससे प्रीसीडिंग 3 साल में उसने किसी किस्म की अगर रिमरेशन ली है या कोई एडिशनल सैलरी ली है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका मतलब अगर वो कंपनी उससे सैलरियां ले रहा है या उस एम्प्लॉय था और कोई एडिशनल बेनिफिट्स वगैरह ले रहा था तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, फर्ज करें वो 5 साल पहले हमारा डायरेक्टर था, उस वक्त भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, या फर्ज करें उस वक्त हमारा डायरेक्टर था और उस वक्त उसकी तनख्वाह भी होती थी, फिर रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स उसको मिल रहे थे, पुराना एम्प्लॉय है 5-6 साल का और अभी तक रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं इनको हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह जो है अगर वो ले रहा है तो उससे उसकी इंडिपेंडेंस हट नहीं होगी। तो रिटायरमेंट बेनिफिट फ्रॉम कंपनी अपार्ट फ्रॉम अ डायरेक्टर फी, ठीक, तो ये डायरेक्टर्स अगर वो रहा है कंपनी का और उस वक्त डायरेक्टर बन के मीटिंग अटेंड करने के पैसे वगैरह लिए फिर मसला नहीं है, लेकिन अगर वो सैलरियां ले रहा था कंपनी से और पिछले 3 साल में कुछ सैलरीज ली हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड है। हाँ, पिछले 3 साल में अगर उसने अपने रिटायरमेंट बेनिफिट का कुछ बकाया पोर्शन लिया है तो इसमें लॉ को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। अगर उसने कोई पार्टिसिपेट किया है स्टॉक ऑप्शन में, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम में, तो भी डिस्क्वालीफाइड है। इसका मतलब है ओनली एक्सेप्शन इज अगर रिटायरमेंट बेनिफिट इस वक्त ले रहा है तो अलाउड है, अदरवाइज किसी भी किस्म का कंपनी से कोई माली मुफाद, कोई बेनिफिट, कोई रिमरेशन पिछले 3 साल में कर लिया है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो कंपनी के प्रोमोटर, डायरेक्टर या मेजर शेयर होल्डर का क्लोज रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव में कौन आता है? स्पाउस यानी कि मियां या बीवी उसका, लीनियल असेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट। लीनियल असेंडेंट उसके वालिदैन, उनके वालिदैन, उनके वालिदैन, या उसकी औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद। तो लीनियल डिसेंडेंट या लीनियल असेंडेंट एन सिबलिंग्स, बहन भाई। तो एक शख्स खुद, उसकी बीवी या उसका शोहर, उसके वालिदैन, उसके दादा दादी वगैरह, उसके ऊपर के वालिदैन, उसके नीचे औलाद, उनकी औलाद, उसके बहन भाई, इनमें से कोई भी किसी भी वक्त कंपनी के मतलब ये प्रोमोटर, डायरेक्टर, मेजर शेयर होल्डर के साथ इस किस्म का कोई भी रिलेशन अगर रहा है तो वो इसका मतलब है डिस्क्वालीफाइड है। क्रॉस डायरेक्टरशिप, ये एक मजे का कॉन्सेप्ट है। कंपनी के और डायरेक्टर्स हैं, फर्ज करें एक कंपनी ए है, इस एक कंपनी ए में 3 डायरेक्टर्स हैं, एक कंपनी बी है उसमें 2 डायरेक्टर्स हैं, ये वाले भाई यहाँ पे भी डायरेक्टर हैं और जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे लेके आ रहे हैं वो ये डायरेक्टर, यानी कि कंपनी बी में ये मिस्टर आई उस शख्स के साथ डायरेक्टर है जो कि उस कंपनी में मौजूद है जहां अब वो एज अ डायरेक्टर आ रहा है। इसे हम कहते हैं क्रॉस डायरेक्टरशिप, यानी कि कंपनी ए में एक डायरेक्टर के साथ इसका क्रॉस डायरेक्टरशिप अरेंजमेंट है। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ जो तीसरा डायरेक्टर है कंपनी ए में उसके साथ दोस्ती होगी मिस्टर आई की। तो मिस्टर आई कंपनी ए का डायरेक्टर नहीं है, कंपनी बी का डायरेक्टर है, लेकिन कंपनी बी में वही शख्स डायरेक्टर है जो कंपनी ए में भी डायरेक्टर है। तो कंपनी के जिस कंपनी में एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम इसके अपॉइंटमेंट सोच रहे हैं उस कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ इसका ऑलरेडी एक क्रॉस डायरेक्टरशिप रिलेशन है। किसी और कंपनी में भी ये लोग इकट्ठे बैठते हैं तो इनकी कोई ना कोई दोस्ती होगी, इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा। इसमें एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को हमने एक्सेप्ट कर दिया, हमने कहा कि अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे में मिलकर डायरेक्टर रहे हैं तो ये चीज चलती है, इतना तो हो सकता है, कोई मसला नहीं।
अगर उसने बोर्ड पे लगातार 3 टर्म से ज्यादा सर्व किया, भले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे आया था, अगर 3 मुद्दतें पूरी कर चुके हैं और अब चौथी मुद्दत के लिए फिर आना चाहता है, तो हम कहेंगे यार अब इतना भी नहीं, इंडिपेंडेंट तुम थे, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब तुम अगर चौथी टर्म के लिए भी आ रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारा कोई इंटरेस्ट होगा। तो लगातार 3 टर्म्स के बाद ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, एक टर्म गुजारने के बाद, आफ्टर लैप्स ऑफ 1 टर्म, ये दोबारा से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये दोबारा से डायरेक्टर बन सकता है। पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी, गवर्नमेंट की कंपनी होगी, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो 2 कंसेक्टिव टर्म की शर्त है, बाकी जगह 3 कंसेक्टिव टर्म। इसी तरह से अगर कोई पर्सन जो कि जिसको नॉमिनेट किया एज अ डायरेक्टर, या किसका कोई स्पेशल इंटरेस्ट वगैरह, ये सब ऐसी किसी कंपनी का नुमाइंदा है जिसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो इस तरह का अगर कोई मामला है तो ये फिर बंदा डिस्क्वालिफाइड है, हम इस बंदे को बहुत ज्यादा काउंट नहीं करेंगे इसमें। ये जो ऊपर की हम लोगों ने पहली 3 कंडीशंस में 3-3 साल की बात पढ़ी थी, ये सारी बातें पब्लिक सेक्टर कंपनी में 2 साल काउंट होंगी। हमने कहा था ना, पिछले 3 साल में एम्प्लॉय रहा हो, पिछले 3 साल में चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हो, फलाना फलाना। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात कर रहा हूं तो वहां पिछले 2 साल की बात करेंगे, बाकी कंपनियों में हमेशा 3 साल की बात करेंगे। तो ये एक लंबी चौड़ी सी तकलीफदेह सी डेफिनेशन थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, जिसको याद करना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। जो की पॉइंट्स है वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। एंड पे वो कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये ऐसे ही सिलेक्ट होगा जैसे इलेक्टेड डायरेक्टर होते हैं, यानी कि इसका प्रॉपर इलेक्शन करवाएंगे। अब सवाल ये है कि ये भाई साहब मिलेंगे कहाँ से, कौन सी ऐसी जगह है जहां से हमें होगा हाँ भाई ये बंदा ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, इसको उठा लेते हैं। तो इसके लिए फिर अगले लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ से आता है, इसकी कुछ रेगुलेशंस हैं, और गवर्नमेंट ने उसको कहा है कि हम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक इसको फॉलो करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमारी डिस्कशन हो रही थी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, कहाँ, किस तरह से है, कौन कौन सी शर्तें हैं, लेकिन हमने एक जगह पे आके ब्रेक लगा दी थी कि ये अपॉइंट कहाँ से होता है, ये किस तरह से आएगा, किस जगह से आएगा। तो इसके ऊपर कंपनीज एक्ट ने थोड़ी सी गाइडेंस दी है, और हमारे पास एक रेगुलेशन है जो एक्सप्लेन करती है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कैसे आता है, और उसकी जो क्या एलिजिबिलिटी है, कौन शख्स हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। बड़ा मजे का पोर्शन है, और रिसेंटली कुछ अर्से पहले ही सिलेबस में ऐड हुआ है, तो ये इससे जरा इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ भी जाती है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको हम अपॉइंट करेंगे अंडर कोई भी लॉ, रूल, रेगुलेशन या कोड वगैरह है, जैसे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वो लिस्टेड कंपनियों पे कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करो। तो वो कह रहे हैं जिस भी लॉ की वजह से अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे तो कहां से करेंगे, शेल बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ डाटा बैंक कंटेनिंग नेम्स, एड्रेसेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन हु आर एलिजिबल एंड विलिंग टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक लिस्ट होगी पर्संस की, हम वहां से सिलेक्ट करेंगे। अब ये लिस्ट कहां से आएगी, एससीसीपी ने ना एक इनिशिएटिव लिया कुछ अर्से पहले। एससीसीपी ने कहा कि जी हम किसी ना किसी इंस्टीट्यूट को इजाजत देंगे कि वो अपनी एक वेबसाइट बनाए, यानी कि एक इंस्टीट्यूट होगा, वो अपनी एक वेबसाइट बनाएगा, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे मुख्तलिफ लोग और उनकी प्रोफाइल आ रही होगी कि कौन कौन से लोग हैं, कितना तजर्बा रखते हैं, क्या एड्रेसेस हैं, क्या हिसाब किताब है। तो एससीसीपी ने ऑथराइज किया एक इंस्टीट्यूट को, एक इदारे को, कि आप आए, आप लोगों को अपने पास रजिस्टर करें, ऐसे लोगों को जो एलिजिबल हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर कर सकते हैं। आप एक वेबसाइट पर उनका डाटा बनाएं, जिस भी लिस्टेड कंपनी या जिसको भी पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा, आपकी वेबसाइट पे आएगा, देखेगा कि वो बंदा उन्हें सूट करता है या नहीं करता, फिर उस बंदे को सिलेक्ट कर लेगा। इसका मतलब है कि जो शख्स, फॉर एग्जांपल मैं स्टेट बैंक का एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ यार मैं रिटायर हो गया हूँ, क्या अभी मैं किसी काम आ सकता हूँ, हो सकता है कोई बैंक शैंक मुझे अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिस्ट में काउंट कर ले। तो दिस कैन हैपन कि मैं इस इंस्टीट्यूट के पास जाऊं, इस इंस्टीट्यूट को अपनी प्रोफाइल बताऊं, इनसे पूछूं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आप किस बंदे को एक ऐसा बंदा मानते हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सके। ये मेरे से मेरा प्रोफाइल ले, अगर मैं एलिजिबल हूँ तालीमी एतबार से, तजर्बे के हिसाब से, तो ये वाली वेबसाइट मेरा डाटा उठा के अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर देंगे। अब अगर किसी बैंक ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चूज करना है, वो इनकी वेबसाइट पे आएंगे इस इदारे के, उस वेबसाइट पे बहुत सारे नामों में मेरा नाम नजर आएगा, वो मुझे नाम देखेंगे, मेरा तजर्बा देखेंगे, सोचेंगे हाँ ठीक है यार बंदा सही लग रहा है, मुझे अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसे में इंस्टीट्यूट कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है इस बात की कि जो बंदा वहां पे वेबसाइट पे नजर आ रहा है वो इनके लिए इंडिपेंडेंट भी हो, बस उन्होंने अच्छे अच्छे बंदों की वहां लिस्ट दे दी है। लेकिन अगर वो बंदा इस कंपनी के लिए अच्छा ना निकला, या इस कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंडिपेंडेंट ना हुआ, तो उस इंस्टीट्यूट की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो 3 बातें आ गई, एससीसीपी एक इंस्टीट्यूट का क्या लेके आएगा,
वो इंस्टीट्यूट एक वेबसाइट बनाएगी और फिर कंपनी उस वेबसाइट से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शॉर्टलिस्ट करके और उनका इलेक्शन करवाएगी। इट शेल बी मेंटेन्ड, वो जो डाटा बैंक है ना, ये डाटा बैंक जिसको मैं वेबसाइट कह रहा हूँ ना, ये डाटा बैंक शेल बी मेंटेन बाय एनी इंस्टीट्यूट, बॉडी और एसोसिएशन एज नोटिफाइड बाय एससीसीपी। एससीसीपी ने जिसको कह दिया ना भाई आप ये चीजें मेंटेन करेंगे, वो इस चीज को मेंटेन कर रहा होगा। ऐसा इदारा जिसके पास ऐसा एक्सपीरियंस है, जो इस तरह की टेक्निकल चीजें चला सकते हैं, जिनको वेबसाइट चलाने का और इस तरह के सारे काम करने का तजर्बा है, वो इस तरह से कर रहे होंगे और अपनी वेबसाइट पे फॉर यूज बाय द कंपनी ये चीज अवेलेबल कर देंगे। अब ऐसे में कंपनी जो है कोई भी अगर पर्सन सिलेक्ट करती है डाटा बैंक से, तो दैट द जिम्मेदारी लाइज विद कंपनी या गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट या कंपनी में से कोई भी बंदा वहां से एक बंदे को सिलेक्ट करता है, तो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि वो बंदा सही सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अब ऐसे में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का मैनर, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन इस डाटा बैंक में किस तरह से होगी, कौन सी क्वालिफिकेशन होगी, बाकी रिक्वायरमेंट होने का जी एससीसीपी बता देगी। एससीसीपी ने बता दिया और हमारे सिलेबस में भी शामिल है। क्या बताया? कंपनीज मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018। इस रेगुलेशन में उन्होंने क्राइटेरिया बताया है, तरीका बताया है कि आप एक अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है वगैरह वगैरह। इस रेगुलेशन का कुछ पोर्शन जो हमारे सिलेबस में हम उसके ऊपर बात करते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स एससीसीपी अगर चाहे तो कुछ अरसे के लिए रिलैक्स कर सकता है, लेकिन एससीसीपी जब कह देगा कि भाई ये इदारा और इस इदारे के अंदर से ये सारी चीजें आएंगी, तो फिर उस इदारे के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, हमें उनमें से अपना कोई अच्छा बंदा चूज करना होगा। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ला चुके हैं जिसके मुताबिक सारा काम होगा। तो थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो अभी तक सबसे पहला स्टेप ये था कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझ आ गया। नंबर 2 में समझ आ गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ से आएगा, एक डाटा बैंक मेंटेन किया जाएगा। गवर्नमेंट एससीसीपी ऑथराइज कर सकती है एक इंस्टीट्यूट को, वो इंस्टीट्यूट एक वेबसाइट बनाएगा, उस वेबसाइट पे लोगों को लेके आएगा। लोग जो एलिजिबल लोग समझते होंगे अपने आप को, वो वाले इदारे के पास जाते होंगे, उस इंस्टीट्यूट के पास, उसको कहते होंगे हमारी प्रोफाइल वेबसाइट पे डाल दें। अगर उन्हें लगेगा इस बंदे की अच्छी प्रोफाइल है, क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, वो अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे। अब जिस कंपनी ने या गवर्नमेंट ने अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, वो उस वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से एक अच्छा बंदा चूज करेंगे और उस अच्छे बंदे को अपॉइंट कर लेंगे। लेकिन अपॉइंट करते वक्त सारी जिम्मेदारी कंपनी को लेनी होगी। इन्होंने तो अच्छे बंदे को लिस्ट में डाल दिया, लेकिन क्या वो हमारे लिए इंडिपेंडेंट है या नहीं है, बाकी सारी चीजें, ये सारी जिम्मेदारी हमें देखनी होगी। तो यहाँ तक ये सारी हम लोगों ने डिस्कशन की, एक प्रीएम्बल क्रिएट कर लिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि रेगुलेशन में से कौन कौन सी चीजें हमारे लिए काम की देखने वाली हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। लें जी, अब हम कंपनीज मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018 के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये रेगुलेशन हमें बताएंगी कि कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं, इंस्टीट्यूट की क्या जिम्मेदारी है इस डाटा बैंक वगैरह को लेके। थोड़ा सा इस पर बात करते हैं, कौन से लोग एलिजिबल हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा नाम इस वेबसाइट पर डल जाए, तो मेरे अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए, देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये दो में से अल्टरनेट ऑप्शन दी। या तो मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसके पास 15 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है उन फील्ड्स में जिनका ऊपर जिक्र किया गया है। तो अगर मेरे पास 15 एक साल का तजर्बा है एक खास रेलेवेंट फील्ड में, फिर तालीम शालीम और बाकी चीजें मेरी बहुत ज्यादा नहीं देखी जाएंगी। मुझे मेरे तजर्बे की बुनियाद पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए मैं एलिजिबल बन सकता हूँ। इस पोर्टल पे, इनके वेबसाइट पे, उस डाटा बैंक में मैं एंटर हो सकता हूँ। लेकिन अगर ये 15 साल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपके पास दूसरी ऑप्शन है, कुछ तालीम और कुछ तजर्बा। वो क्या है? एक ऐसा शख्स जो कि या तो ग्रेजुएट डिग्री रखता हो एक यूनिवर्सिटी से जो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड है, या मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी हो। तो या आप जो है वो ग्रेजुएट डिग्री रखते हो,
एक यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड HEC की तरफ से, या आप एक प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो। अब ये प्रोफेशनल बॉडी क्या होती है, थोड़ा सा नीचे इसके ऊपर बात करते हैं। ये नॉर्मली हम ICAP, ICMAP, ACCA इस तरह के इदारे जो कि अपने प्रोफेशन के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल बॉडी काउंट होते हैं। मैं अकाउंटिंग प्रोफेशन में बात कर रहा हूँ, वो किसी भी फील्ड की कोई भी प्रोफेशनल बॉडी हो सकती है। तो या तो प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो, या एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो जिसके पास ग्रेजुएट डिग्री हो, या प्रोफेशनल मेंबर हो एंड हैज एटलीस्ट 5 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन वन और मोर ऑफ द फील्ड्स। कौन कौन सी फील्ड में तजर्बा, इसका मतलब है कि या तो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हो, या एक प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो, और इनमें से जो भी हो उसके पास कम से कम 5 साल का तजर्बा हो। कौन कौन सी फील्ड्स में, उन्होंने कहा फाइनेंस का हो, लॉ का हो, मैनेजमेंट का हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, रिसर्च हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, टेक्निकल ऑपरेशन हो, या कोई भी और डिसिप्लिन जो उस कंपनी से रिलेटेड हो सकता है वो कंपनी हॉस्पिटल चलाती हो तो शायद हम कहें या उसके पास डॉक्टरी का एक्सपीरियंस हो, उसके पास ये तजर्बा हो, उसके पास वो तजर्बा हो। तो कोई भी रेलेवेंट या इनमें से कोई तजर्बा 5 साल का हो, एंड आप ग्रेजुएट हैं या आप प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं। तो प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर या ग्रेजुएट प्लस 5 साल तजर्बा। फर्ज करें तालीम शालीम नहीं है, ओके, एक बंदा है जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके पास तजर्बा है, इदारे चलाने का तजर्बा है। अगर 15 साल का तजर्बा है तो वो एलिजिबल हो जाएगा। तो इन दो में से कोई भी एक काम हो सकता है, तालीम प्लस 5 साल तजर्बा, या तालीम को इग्नोर करके 15 साल का तजर्बा। देन वो शख्स विलिंग भी हो कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो मतलब तैयार हो कि हाँ भाई वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, और वो कंफर्म करे अपॉइंटमेंट के वक्त कि वो अपना रीजनेबल टाइम डिवोट करेगा कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के मामला देखने के लिए, अपना स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की गवर्नेंस, कंपनी को चलाना, कंपनी की बागडोर संभालना है। तो हो सकता है कि एक बंदा टेक्निकल बहुत हो सकता है उस पैनल में भी आ रहा हो, लेकिन जिस वक्त हम उससे राब्ता करें उन दिनों उसके घर में कोई शादी हो और वो अगले 5-6 महीने तक उन जिम्मेदारियों में इतना फंसा हुआ हो कि वो कंपनी के मामला की तरफ नहीं देख सकता। तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो बताए कि क्या वो इस वक्त कंपनी को वो ड्यू टाइम दे सकेगा जिसके लिए हम उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हैं। तो ये उसको बताना होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने मीटिंग्स अटेंड करनी है, ये मीटिंग अटेंड करने की फीस लेगा, आने जाने का खर्चा पानी अगर इसका होगा, इसके अलावा इसका कंपनी से कोई इंटरेस्ट नहीं। और वो भी फीस इसलिए ले रहा है कि इसने आके बड़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो इसका कंपनी से किसी किस्म का कनेक्शन नहीं होता। तो ये बड़ा अच्छा बंदा होता है जो हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। ये प्रोफेशनल बॉडी से क्या मुराद है? प्रोफेशनल बॉडी या तो ये पाकिस्तान में स्टैब्लिश हुई हो, गवर्न अंडर स्पेशल एनैक्टमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जैसे आईकैप है, गवर्नमेंट ने आईकैप का एक ऑर्डिनेंस बनाया और उसके तहत आईकैप इदारा बनाया। तो आईकैप इसी तरह से इंजीनियरिंग में इस तरह का कोई इदारा हो सकता है, मेडिकल में हो सकता है। हमारी फील्ड चूंकि अकाउंटेंसी है तो मैं आईकैप की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर बनाया हुआ कोई ऐसा इदारा जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर चल रहा हो, जिसको एक नेशनल लेवल की काउंसिल चला रही हो, और उसमें मिनिमम क्राइटेरिया हो एग्जामिनेशन का और मेंबरशिप देने का। जैसे आईकैप में एक काउंसिल से चला रही होती है, उनका क्राइटेरिया होता है कि लोग आएंगे, इम्तिहान देंगे, इम्तिहान देने के बाद मेंबर बनेंगे। तो अगर इस तरह का कोई ना कोई उनका मामला है तो वो प्रोफेशनल बॉडी है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं। और स्टेब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान एंड स्टेब्लिश अंडर स्पेशल एनैक्टमेंट इन दैट कंट्री, जिस जगह की बात हो रही है, और मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉडी रेलेवेंट उस फील्ड के लिए। अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं ACCA या इस तरह की कोई बॉडी, ICA में सॉरी सीमा या ICAW, जो कि फॉरेन इस तरह की प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इदारा जो पाकिस्तानी किसी लॉ के तहत सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे चल रहा हो, और एक ऐसा इदारा जिसकी अपनी डिग्री शिग्री हो, जिसका अपना एक सिस्टम एग्जामिनेशन का अपना एक निजाम हो, या तो उसका मेंबर हो, या पाकिस्तान से बाहर के किसी ऐसे इदारे का जो अपने मुल्क में इस तरह के किसी सेटअप के साथ रजिस्टर है और किसी इंटरनेशनल इदारे के साथ उसकी एफिलिएशन है, जैसे आईफेक का मेंबर। तो ये कहलाएगी प्रोफेशनल बॉडी। हमारी फील्ड में इसकी एग्जांपल पाकिस्तान में आईकैप, ICMAP, और मुल्क से बाहर ACC, ICW इस तरह से हो सकता है। और किसी और फील्ड में इसमें डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर, इंजीनियरिंग से, लीजिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, कोई भी रेलेवेंट फील्ड की जो भी प्रोफेशन से लिंक बॉडी है वो हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कौन सा बंदा है जो एलिजिबल है, जो यहाँ पे अपॉइंट हो सकता है, एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ सकता है। अब इससे आगे चल के देखते हैं कि इस इदारे की क्या जिम्मेदारी है, वो जो इंस्टीट्यूट है उसकी क्या जिम्मेदारी है।
इंस्टीट्यूट ने अगेन इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक कॉन्सेप्ट होता है कि गवर्नमेंट ने रूल्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रेगुलेशन में कहा है कि डायरेक्टर्स की जिम्मे है कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है ताकि वो कंपनी को सही से चला सकें। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के बाद या इलेक्ट होने के बाद शेल कंप्लीट डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, या तो डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे जो बाकी डायरेक्टर्स के ऊपर भी शर्त है, या अगर वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या वो अपनी फील्ड के बहुत चैंपियन है तो वो एग्जाम्पशन ले सकते हैं एसईसीपी से, जो भी लिस्टेड कंपनी की कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है अपॉइंटमेंट के 12 महीने में। तो अपॉइंटमेंट के 12 महीने में या तो डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लें जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस ने बताई है, या अगर वो कंप्लीट नहीं भी करते और वो समझते हैं कि वो उससे ज्यादा सियाने हैं और उनको चीजें आती हैं, तो उसमें एग्जाम्पशन का भी क्राइटेरिया, उनसे एग्जाम्पशन ले लें, तो फिर ये शख्स हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे आ सकेगा। अब इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। हमने कहा जो इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूट? जो वेबसाइट बना के चला रहा है। पहली बात ये है कि ये इंस्टीट्यूट टेक्निकली साउंड होना चाहिए कि एक वेबसाइट और इसके सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को देख सके। ये किस तरह का इदारा हो जो एचआर के साथ, ह्यूमन रिसोर्स के साथ उसको अच्छा डील करना आता हो। ये इंस्टीट्यूट क्या करेगा? प्लेस द इंफॉर्मेशन ऑन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन डाटा बैंक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी एंड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रेलेवेंट डिटेल ऑन वेबसाइट। अपनी वेबसाइट पे लिख देगा कि हमारा मेंबर बनने के लिए क्या शर्त है, हमारी वेबसाइट पे अपने नाम का इंदराज के लिए क्या फीस है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कम से कम कितनी तालीम वगैरह। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा नाम इनकी वेबसाइट पे आए तो पहले इनकी वेबसाइट पे क्राइटेरिया दिया हुआ होगा जिसको देखूंगा कि क्या मैं इनके क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूँ। ये इंश्योर करेंगे कि इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसे फॉर्मेट में हो जो इजीली एक्सेसिबल और डाउनलोडेबल हो, एप्लीकेंट्स आराम से चीजें डाउनलोड कर लें और समझ सकें इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये कुछ नेसेसरी मेजर्स, कंडीशंस और प्रोसीजर्स रख सकते हैं कि किस बंदे को इंक्लूड करना है लिस्ट में, किसको नहीं करना, और किसको लिस्ट में रखना है और किसको कुछ अरसे बाद निकाल देना उस लिस्ट में से। तो किसको इंक्लूड करना है, किसको रिटेन करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, ये टोटल डिस्क्रिशन इस इदारे के पास है। ये फीस भी रख सकते हैं सीसीपी के अप्रूवल से कि जो इंडिविजुअल चाहता है कि मेरा नाम डाटा बैंक में, उसको कहें अच्छा ठीक है जी हम आपको सालाना फर्ज करें 5,000 चार्ज करेंगे, तो ये इस तरह की फीस अगर एससीसीपी इनको इजाजत दे तो ये रख सकते हैं। और वो सारा कुछ, हर वो शख्स जिसका नाम इस लिस्ट में डाटा बैंक में इंक्लूडेड है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपना डाटा एक्यूरेट, एडुकेट और कंप्लीट दे, कोई धोखा ना करे, कोई बेईमानी ना करे, उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो सच्ची हो। इंस्टीट्यूट बेसिक तहकीक करेगा लेकिन असल जिम्मेदारी उस इंडिविजुअल पे है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना नाम डलवाऊं तो मुझे ये वहां पे एक्यूरेट, अप टू डेट और सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। भाई देखे ना, मैं भी तो एक मजे का रिटायरमेंट प्लान बना सकता हूँ कि ठीक है जी, बहैसियत टीचर जी बड़ा सर्व कर लिया, कॉर्पोरेट लॉ का मेरे पास एक अच्छा नॉलेज है और एक अच्छा एक्सपीरियंस है, इतने अरसे का सारा कुछ है, तो मैं इस नॉलेज का, इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाऊं और कंपनी को एडवाइजर बन जाऊं। तो मैं जाऊँ इस वेबसाइट वालों को इनकी रिक्वायरमेंट देखूं, डाउनलोड करूं, इसके फॉर्मेट पे अप्लाई कर दूं इनकी वेबसाइट पे, तो हो सकता है मैं साल का 5,000 टाइप की कोई फीस भी नहीं दे दूं कि ठीक है जी आपके पैनल पे मौजूद हूँ। तो पाकिस्तान की सैकड़ों कंपनियों में से जिसको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ की फील्ड में चाहिए होगा वो देखेंगे तो मेरा प्रोफाइल नजर आएगा, अगर मैं उन्हें अच्छा लगा तो मुझे अपॉइंट कर लें तो अच्छा है। साल में कोई 3-4 कंपनियों का अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, मैं वहां जाता हूँ, साल में 3-4 दफा उनकी मीटिंग होती है, तो मैं साल में 10-12 मीटिंग अटेंड कर लूंगा, हर मीटिंग का 50-1,000 रुपया चार्जेस ले लिए, और आना जाना कंपनी के जिम्मे होगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल गया, थोड़ा सा फेसबुक पे तस्वीरें लगा ली सेल्फी लेके कि भाई मैं फलाना कॉर्पोरेट मीटिंग में गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो ये एक बड़ा मजे का सिस्टम है कि जो इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, जो सीनियर हैं, समझदार हैं और जिनका कंपनी से ज्यादा लगाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उनको कंपनी के बोर्ड पे एक टेक्निकल एडवाइजर के तौर पे बुलाया जाए, आए अपनी टेक्निकल एडवाइस दें और चले जाएं। लेकिन ये ज़हन में रहे कि कंपनी जब भी इस वेबसाइट से बंदे को सिलेक्ट करेगी तो कंपनी को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो बंदा हम सिलेक्ट करें वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। यानी कि यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि ये कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग इट्स ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर सेलेक्टिंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम डाटा बैंक। डाटा बैंक से बंदा उठाने से पहले सवाबदीद कंपनी की है, अच्छी तरह से देख ले जो बंदा हम उठा रहे हैं वो सही है या नहीं। Company shall require such individual to submit an undertaking on a non-judicial stamp paper that she meet the requirement of the regulation and फलाना। ऐसे में जिस इंडिविजुअल को कंपनी बुलाएगी कि अच्छा जी हम आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो उस इंडिविजुअल से खुद भी पूछेंगे कि भाई हमारी ये शर्तें हैं, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की शर्तें हैं, तुम बताओ तुम इन शर्तों पे पूरा उतरते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई मसला है। तो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नहीं है, उसने सिर्फ आपको एक अच्छा कैंडिडेट अवेलेबल किया, कैंडिडेट उन कंपनी को फिट है या नहीं है वो कंपनी वालों ने देखना है। देन
इंस्टीट्यूट वो जो जिसने वेबसाइट चलाई हुई है अपनी वेबसाइट पे फॉलोइंग डिस्क्लेमर जरूर पेस्ट करेगी, ये बात लिखी होगी वहां पे, ताकि हर आने वाले को, हर कंपनी को जो वहां से बंदा चूज कर रही है उसको पता लग जाए कि ये इंस्टीट्यूट जिम्मेदारी नहीं ले रहा। क्या लिखा होगा? It is the responsibility of every person appointing independent director to exercise due diligence in terms of requirement of act or applicable law for the purpose of selecting a person। वो कंपनी जो हमारे पास से एक बंदे को सिलेक्ट कर रही है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि देखे कि वो बंदा उनको सूट करता है या नहीं करता। इंक्लूजन इन डाटा बैंक डज नॉट गारंटी सिलेक्शन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हमारी वेबसाइट पे इसका नाम आ जाना हरगिज गारंटी नहीं है कि ये आपकी कंपनी में भी इंडिपेंडेंट होगा। Institute shall neither guarantee nor make any representation regarding the accuracy and or reliability of information। हमने इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट कहेगा हमने इंफॉर्मेशन आपकी सहूलत के लिए दी है, लेकिन हम कोई गारंटी नहीं देते। अगर एक बंदे ने झूठ बोला और हमसे भी झूठ बोला है, हम उसकी झूठ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। हमने बंदा रख दिया वहां पे, उसकी इंफॉर्मेशन रख दी, आप बंदे से मिलो, देखो जो उसने लिखा है वहां पे क्या वो सही है या नहीं। अगर आपको ठीक लगे आप उसको सिलेक्ट कर लो, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। Institute shall not be responsible for any contravention of any law committed by any company or its director by the reason of the fact that person appointed by company as independent director was selected from the data bank। अगर उस इंस्टीट्यूट के बनाए हुए डाटा बैंक में से एक बंदा सेलेक्ट किया गया है, तो हरगिज इसका ये मतलब नहीं है कि उन बेचारों पे जिम्मेदारी आ गई कि वही एक्यूरेसी का ख्याल रखें, वही देखें कि बेईमानी ना हो। सिर्फ इनका मकसद लोगों को फैसिलिटेट करना था, हमने फैसिलिटेट कर दिया है। हम किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। बंदा झूठ बोले, आप झूठ बोलो, आपने कंपनी लॉ फॉलो नहीं किया, बंदे ने फॉलो नहीं किया। हम सिर्फ एक मीडियम बने थे, एक वेबसाइट पे आपको एक बंदा शॉर्ट लिस्ट करने में आसान कर दिया। जो आप पूरे पाकिस्तान में ढूंढते, हमारे पास 6 बंदों का प्रोफाइल आपको मिल गया। उन 6 में से कौन सा आपको अच्छा है, कौन सा सच्चा है, कौन सा झूठा, किसको अपॉइंट करें, किसको नहीं करना, वो आपकी मर्जी, हमारा काम खत्म। तो ये चीजें उस की वेबसाइट पे डिस्क्लेमर के तौर पे आनी चाहिए। तो दीज वर द रेगुलेशंस जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर जो है वो हमारी एक डिस्कशन होती है कि उसकी सिलेक्शन के वक्त ये जो ये रेगुलेशंस है ये हमें कहाँ मदद करेंगी। तो इंशाल्लाह ताला किसी और लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। रिलेटेड पार्टी के ऊपर हमने बात करनी है। हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर और इस तरह के सारे टॉपिक्स अब हमारी नज़र से गुजरे हुए हैं, हमें थोड़ा सा समझ आ गई है चीज़ों की। अब एक टॉपिक आता है किताब में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कोई ऐसी पार्टी जो हमारी कनेक्टेड पार्टी है, उसके साथ अगर कंपनी की ट्रांजैक्शन है, अब इसमें एक अजम्पशन ये होती है कि वो ट्रांजैक्शन नॉन आर्म्स लेंथ हो, यानी कि वो मार्केट टर्म्स पे ना हो, थोड़ा सा हमने कोई फेवर शेवर, कोई एडिशनल बेनिफिट देने की किसी को कोशिश की हो। तो अगर हम किसी को बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं अदर देन नॉर्मल जो हमारी कंपनी की ट्रांजैक्शन है, और वो पार्टी हमारी कनेक्टेड पार्टी है, तो फिर हमें कुछ पॉलिसी के मुताबिक करना होगा। वो तो हम आगे देखेंगे कि वो पॉलिसी क्या है, किस तरह से होती है। इस वक्त जो डिस्कशन है कि वो ये है कि वो रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम कंपनी के रिश्तेदार कहेंगे। इंसानों में तो आसान है ना भाई, इंसान के कजन, चाचे, मामे, ताए, भाई, बहन, वालदेन वगैरह, तो हम कहते हैं वो इंसान के इर्द गिर्द के कनेक्टेड लोग हैं। जब मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, तो कंपनी में रिलेटेड पार्टीज कौन सी हो सकती हैं, कंपनी में कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये तो इस कंपनी के बड़े ज्यादा कनेक्टेड लोग हैं, इनका कंपनी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। रिलेटेड पार्टी, कंपनी की रिलेटेड पार्टीज कौन है? कंपनी का डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, हिज या हर, वो फीमेल मेल दोनों के लिए लॉ यहाँ पे हिज इस्तेमाल करा है वो करने के लिए, ताकि कम अल्फाज यूज किए जाएं। डायरेक्टर या डायरेक्टर का रिश्तेदार, कौन सा रिश्तेदार? स्पाउस, मियाँ या बीवी, सिबलिंग्स, बहन भाई, लीनियल असेंडेंट, लाइन वाइज ऊपर वाले, यानी कि आपके वालदेन, उनके वालदेन, उनके वालदेन, एंड डिसेंडेंट, लीनियल ही नीचे आपकी औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद।
तो डायरेक्टर्स कंपनी के रिलेटेड पार्टीज हैं, डायरेक्टर के बहन भाई वो रिलेटेड पार्टीज हैं, डायरेक्टर की बीवी या डायरेक्टर का शौहर व्हाटएवर द केस में भी वो रिलेटेड पार्टी हैं, डायरेक्टर के वालिदैन, दादा दादी, मजीद परदादा दादी, मतलब ऊपर के जितने लोग हैं वो, डायरेक्टर्स के नीचे जो उसकी औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद, बच्चे, पोते, पड़पोते, ये सब के सब रिलेटेड पार्टी हैं। तो कंपनी के डायरेक्टर और डायरेक्टर के ये चंद रिश्तेदार कंपनी की रिलेटेड पार्टीज हैं। देन एक की मैनेजेरियल पर्सनल, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट का एक अहम बंदा, डायरेक्टर तो टॉप में होता है ना, सबसे ऊपर, हो सकता है मैनेजमेंट में कुछ अहम पोजीशन पे कुछ बहुत ज्यादा मैनेजर फाइनेंस या सीनियर मैनेजर ऐसे हो जो बड़ी की पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे बैठे हैं, तो ऐसा की पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा और हिज रिलेटिव या उसके रिश्तेदार, और रिश्तेदार को हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि रिश्तेदार में कौन होता है, तो डायरेक्टर और उसके रिश्तेदार, की पर्सनल और उसके रिश्तेदार। अच्छा, a firm, एक ऐसी पार्टनरशिप in which a partner in which a director, manager और his relative is a partner, ऊपर वाले दो में जो हमने जिनको पढ़ा था, तो कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जिसमें हमारा डायरेक्टर या उसके रिश्तेदार, हमारा मैनेजर या उसके रिश्तेदार वहां पे मौजूद हो, तो ऐसी फर्म जिसको हमारी कंपनी के चंद लोग चला रहे हैं, वो फर्म भी हमारी रिलेटेड पार्टी है। अब प्राइवेट कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर मेंबर है या डायरेक्टर, कोई भी और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर या हमारा कोई जो वो है मैनेजर है वो उस प्राइवेट कंपनी में मेंबर है या डायरेक्टर है। तो आसान अल्फाज में हमारे डायरेक्टर उनके रिश्तेदार, हमारे मैनेजर्स उनके रिश्तेदार, की मैनेजर्स, ये लोग किसी भी फर्म में मौजूद हो, इनके रिश्तेदार किसी भी फर्म में मौजूद हो, वो फर्म फारिग हो जाती है। कंपनी के केस में हम उनका जिक्र कर रहे हैं, अगर हमारा डायरेक्टर या हमारा कोई की मैनेजर, रिलेटिव की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टर या कोई की मैनेजर अगर किसी प्राइवेट कंपनी में मेंबर है या डायरेक्टर, तो वो वाली प्राइवेट कंपनी भी हमारी कंपनी की रिलेटेड पार्टी हुई। हम देख रहे हैं हमारी कंपनी के रिश्तेदार कौन कौन से हैं, तो इसकी डेफिनेशन को हम लेके चल रहे हैं। एक पब्लिक कंपनी लो जी, एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर, हमारा कोई डायरेक्टर या मैनेजर या तो डायरेक्टर है या अपने रिश्तेदारों के साथ उसके पेड अप शेयर कैपिटल में हिस्सेदार है, खुद या अपने रिश्तेदारों के साथ उसमें। तो अगर वो किसी कंपनी में मेंबर है, हिस्सेदार है, खुद या रिश्तेदारों में, तो पब्लिक कंपनी में रिश्तेदार भी आ गए, प्राइवेट में हमने रिश्तेदार नहीं काउंट किए थे, तो वो भी रिलेटेड पार्टी है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी और कंपनी whose chief executive or manager is accustomed to act in accordance with the advice, direction, instruction of a director or manager, हमारी कंपनी में एक डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर का इन्फ्लुएंस एक और कंपनी में, उस कंपनी के लोग ज्यादातर वही काम करते हैं जो ये बंदा मशवरा देता है, तो इससे ऑटोमेटिकली वी कैन अज्यूम कि हमारे इस बंदे का दूसरी कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। जो दूसरी कंपनी है वो भी हमारी रिलेटेड पार्टी बन गई, जिस कंपनी के लोग इनके इशारों पे नाचते हैं, इनके कहने पे चलते हैं। तो हमारा कोई डायरेक्टर या मैनेजर ऐसा हो, ऐसी पोजीशन में हो कि वो किसी कंपनी पे इतना कंट्रोल रखता हो कि वो कंपनी इसकी बात मानती है, तो ऑटोमेटिकली वो वाली कंपनी भी जो हमारी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। Any person on whom advice, direction or instruction a director or manager is accustomed to act। अब रिवर्स, हमारा ये मैनेजर या डायरेक्टर अगर किसी दूसरी कंपनी के इशारों पे नाचता है, किसी दूसरे पर्सन के कहने पे चलता है, तो इसका मतलब है इसका उसके साथ इस लेवल का इन्फ्लुएंस है कि वो बंदा इसको डायरेक्शन देता है और इसको चलाता है। तो ऐसे में वो बंदा जो इनको चला रहा है वो हमारा रिलेटेड पार्टी बन जाएगा, जिसके इशारों पे हमारे मैनेजर या डायरेक्टर नाचते हैं। एनी कंपनी, अब कोई भी ऐसी कंपनी जो कि हमारी होल्डिंग है या हमारी सब्सिडरी है या हमारी एसोसिएटेड कंपनी है। होल्डिंग सब्सिडरी जो है वो शुरू में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, एसोसिएटेड को हम लोगों ने एसोसिएटेड कंपनीज के साथ समझने की कोशिश की होती है। तो कोई भी होल्डिंग कंपनी हमारी या सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी या अ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज आल्सो अ सब्सिडरी। मैं एक सब्सिडरी कंपनी हूं, मेरी होल्डिंग तो मेरी रिलेटेड है ही है, लेकिन मेरी होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी भी मेरी रिलेटेड कंपनी है। ये कहने के बाद भी शर्म नहीं आई लॉ को, और उन्होंने कह दिया सच अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड। उन्होंने कहा उसके बाद भी हमारा जिसका दिल किया हम उसको मुखातिब कर देंगे। तो बड़ी ही जालिम सी डेफिनेशन। हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हमारे रिलेटेड हैं, हमारे डायरेक्टर्स के रिलेटिव हमारे रिलेटेड हैं, हमारे मैनेजर्स हमारे रिलेटेड हैं, हमारे मैनेजर्स के रिलेटिव, हमारे डायरेक्टर या मैनेजर्स जिस फर्म में पार्टनर है वो, हमारे डायरेक्टर्स या मैनेजर्स जिस या इनके रिलेटिव्स भी जिस फर्म में है वो फर्म हमारी रिलेटेड है, हमारे डायरेक्टर या मैनेजर जिस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर या मेंबर है वो,
फिर हमारे डायरेक्टर या मैनेजर या इनके रिलेटिव जिस पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर हैं वो इसमें काउंट हो जाती है। कोई भी कंपनी जो हमारे इन लोगों के कहने पे चलती है या कोई भी ऐसा शख्स जिसके कहने पे ये लोग चल रहे होते हैं या हमारी कोई और रिश्तेदार कंपनी, हमारी होल्डिंग कंपनी, हमारी सब्सिडरी कंपनी, हमारी एसोसिएट कंपनी, हमारी होल्डिंग की कोई और कंपनी, और इन सब के बाद दुख देने को आखिरी पॉइंट सच अदर जो के वो बता दें। तो इनमें से कोई भी होगा तो हम इसको रिलेटेड पार्टी कहेंगे। यहाँ रिलेटेड पार्टी के साथ एक और वर्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट थोड़ा सा समझाया जाता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को आगे रूल्स में आपको नजर आएगा जब आगे के रूल्स बात हो रही होगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है पोजीशन ऑफ प्रॉफिट, को ऐसी पोजीशन जहां पे एक बंदा किसी बेनिफिट वाले मुकाम पे मौजूद है। तो अगर हमारा डायरेक्टर अपनी डायरेक्टरशिप के अलावा कंपनी में कहे जी मैं मैनेजर अकाउंट्स बन जाता हूँ, मुझे उसके पैसे देना शुरू कर दें, या कंपनी का एक प्लाजा है तो कहे मैं यहाँ इजी लोड की दुकान डाल लेता हूँ और उससे मैं अपनी अर्निंग करना शुरू कर दूं। अगर डायरेक्टर अपनी पोजीशन का फायदा उठा के डायरेक्टर कंपनी में डायरेक्टरशिप के अलावा कोई बेनिफिट लेने की कोशिश करे, कोई ऐसी पोजीशन एक्सेप्ट कर ले, किसी ऐसी जगह पे चला जाए जिससे उसको बेनिफिट आना शुरू हो जाए अदर देन डायरेक्टर की सैलरी, तो ऐसी पोजीशन को हम कहेंगे position of profit, position of benefit, office of profit. Receives anything by way of remuneration over and above, उसके अलावा, किसके अलावा, his remuneration as director, as a director जो उसको मिल रहा है उससे over and above जो लेता है by way of salary, fee, commission, perquisite, rent free accommodation और otherwise, ये जो ये सैलरी के हिस्से हैं ये तो डायरेक्टर को मिल रहे हैं, इनके अलावा अगर कोई बेनिफिट ले रहा है, जैसे मैंने कहा वो एज अ डायरेक्टर तो है ही, कह दे मैं मैनेजर अकाउंट भी बनना चाहता हूँ और उस पोजीशन की भी एक्स्ट्रा से सैलरी लेना शुरू कर दे, तो कोई भी शख्स जो अदर देन डायरेक्टर कोई और एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहा है तो उसे कहेंगे कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। यहाँ से आगे फिर रूल्स छोटे छोटे से हैं कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो उससे रिलेटेड कंपनी की क्या पॉलिसी वगैरह होगी। तो इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होती है, वो बातें किसी और लेक्चर में आपको नजर आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। एक कॉन्सेप्ट जो बड़े अरसे से किताब में था लेकिन हमारे सिलेबस ने उसको उस तरह से अडॉप्ट नहीं किया हुआ था, रिसेंटली आईकेप ने इसको सिलेबस में इंक्लूड किया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। अब जब आप ये पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सालाना क्या होती हैं, बाकी और चीजें किस तरह से हैं, सालाना डिविडेंड का क्या मामला है, फलाना किस तरह से, फलाना किस तरह से, तो देयर अराइज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। हर कंपनी सालाना अपने मेंबर्स की एक डिटेल भी फॉरवर्ड कर रही होती है अथॉरिटीज को। तो सेक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, एनुअल रिटर्न क्या चीज है। हम ये कहते हैं कि वो कंपनी जिनका शेयर कैपिटल है और वो कंपनी जिनका शेयर कैपिटल नहीं है, दोनों, इसमें अलग अलग फॉर्म होते हैं, फॉर्म ए फॉर्म बी, हमारे सिलेबस से बहुत ज्यादा गहराई में ताल्लुक नहीं है। जो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है और जो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, ये दोनों की दोनों क्या करेंगी, वंस इन ईच ईयर, हर साल कम से कम एक दफा प्रिपेयर करेंगी और फाइल करेंगी रजिस्ट्रार के पास। एक चीज बनाएंगी और वो चीज रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर देंगी। वो चीज क्या है, एन एनुअल रिटर्न, एक सालाना रिटर्न, एक सालाना गोशवारा, एक ऐसा कागज जो साल के साल भेजा जाता है, कंटेनिंग पर्टिकुलर इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म, एक खास फॉर्म होगा, जैसे मैंने कहा ना फॉर्म ए फॉर्म बी वगैरह, एक खास फॉर्मेट होता है। तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल का अलग फॉर्मेट होता है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का अलग फॉर्मेट होता है, उनको एक फॉर्मेट दे दिया जाता है। इस फॉर्मेट में आपने एसईसीपी को, रजिस्ट्रार को, जो भी अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं उनको आपने रेलेवेंट पर्टिकुलर्स अपने जमा कराने हैं। दोनों तरह की कंपनियों के लिए डिफरेंट है। किस वक्त तक के अपडेटेड कंटेंट जमा कराने, एज ऑन डेट ऑफ एजीएम। अगर हर कंपनी फॉर एग्जांपल अक्टूबर के अक्टूबर एजीएम कर रही है तो अक्टूबर की 27 को अगर एजीएम है तो 27 अक्टूबर की दिन जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपने जमा करानी है। अगर साल गुजर जाता है और एजीएम नहीं होती कोई, तो हमने जो ये सालाना रिटर्न है सालाना जमा करानी है, तो फिर 31 दिसंबर आपका वो बन जाएगा, वो डेट जिस पे आपने इसको वो करना है। तो अगर कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई या हुई है हेल्ड एजीएम लेकिन अभी कंक्लूड नहीं हुई और ईयर खत्म हो गया है, तो चूंकि ये एनुअल रिटर्न है तो फिर साल का जो आखिरी दिन है, लास्ट डेट, जो कि
31 दिसंबर होता है, 31 दिसंबर तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन। मैं ये नहीं कह रहा 31 दिसंबर को इंफॉर्मेशन देनी है, या तो डेट ऑफ एजीएम तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन देनी है, और अगर साल में एजीएम हुई कोई नहीं, या हुई और अभी कंक्लूड नहीं हुई, अभी एडजर्न हुई और साल खत्म हो जाता है, जो कैलेंडर ईयर है, जो इंसानों का ईयर होता है, जनवरी से दिसंबर, अकाउंटेंट्स का ईयर नहीं, तो जनवरी से दिसंबर वाला ईयर अगर खत्म हो रहा है और एजीएम अभी आगे की तरफ गई हुई है, तो आपने ईयर एंड पे यानी कि 31 दिसंबर के ऊपर जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो जमा करानी है। अब अगला सवाल, ये इंफॉर्मेशन कब तक जमा करानी है? एनुअल रिटर्न शेल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द अबव डेट। वो जो ऊपर ये जो इन दो में से जौन सी भी डेट है ना, इस जिस वक्त तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, वहां से 30 दिनों के अंदर अंदर आपने ये एनुअल रिटर्न जमा करानी है। लिस्टेड कंपनी को अगर लगे कि हमारे जरा हिसाब किताब ज्यादा है, जरा दिक्कत ज्यादा होगी, वो रजिस्ट्रार को राब्ता कर सकते हैं और रजिस्ट्रार से फॉर स्पेशल रीजन एक्सटेंशन मांग सकते हैं 15 मजीद दिन की। तो ज्यादातर कंपनियां 30 दिनों में एनुअल रिटर्न भेजेंगी, और लिस्टेड कंपनी जरूरत पड़ने पे ये 30 दिन को बढ़ा के 45 दिन तक ले जा सकते हैं, तो यानी 15 मजीद दिनों की इनको एक्सटेंशन मिल सकती है। अच्छा, फर्ज करें पिछले साल हमने अपने शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की थी, साल पूरा गुजर गया, ना हमारा एड्रेस चेंज हुआ, ना हमारा कोई भी ऐसी चीज चेंज नहीं हुई जिसका हमने एनुअल रिटर्न में देना होता है, तो क्या अब मैं दोबारा से फाइल करूं? जवाब ये है कि नो नीड टू फाइल रिटर्न अगर कोई पर्टिकुलर्स में चेंज नहीं है पिछले एनुअल रिटर्न से। लेकिन मत जमा कराएं डिटेल, लेकिन इन्फॉर्म कर दें रजिस्ट्रार को स्पेसिफाइड तरीके से कि कोई चेंज नहीं है। आप रजिस्ट्रार को बता दें भाई इस दफा कोई चेंज नहीं है, आप पिछले वाले को ही एज इट इज अपने पास समझ सकते हैं कि वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर कोई चेंज नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि खामोश होकर बैठ जाना है, रजिस्ट्रार को बताना है कि कोई चेंज नहीं है, आप पिछला डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। और कुछ कंपनियां तो इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें रजिस्ट्रार को भी तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं बताने के लिए कि हमारा वही पिछला वाला होगा। सिंगल मेंबर कंपनी या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन या उससे कम है, तो उनको तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने की जरूरत भी नहीं है। तो आपने ये चीज जमा करानी है, अगर कोई चेंज नहीं है तो जमा नहीं कराना, और बस बता देना है कि हमारी कोई चेंज नहीं है, और अगर बहुत छोटी कंपनी है तो फिर तो बताना भी नहीं है। अब इस एनुअल रिटर्न में डाटा कहां से आएगा? वो कह रहे हैं एनुअल रिटर्न बनाते वक्त आपने उस वक्त नया फ्रेश डाटा नहीं डालना, आपने एग्जिस्टिंग कंपनी के रजिस्टर, मेंबर का रजिस्टर, फलाना रजिस्टर, वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के डालनी है। तो कह रहे हैं कि ऑल द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड शेल हैव बीन प्रीवियसली एंटर्ड इन वन और मोर रजिस्टर केप्ट बाय द कंपनी फॉर द पर्पस। जो इसमें इंफॉर्मेशन हम डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे पहले किसी ना किसी रजिस्टर में मौजूद होनी चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं एनुअल रिटर्न बनाते हुए आप कुछ नई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे और आपके पास पुराना रिकॉर्ड आ रहा हो, आपके रजिस्टर पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और उसी रजिस्टर से उठ के आपने एनुअल रिटर्न में डाला हो। तो ये सेक्शन था जिसको हमने बड़ा डिटेल में इसका एनालिसिस किया, इसको समझा, चूंकि रिसेंटली इंक्लूड हुआ है तो इसकी जरा इंपॉर्टेंस भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आपने ये समझ लेना है कि दोनों कंपनियों के लिए हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल जरूरी है। डेडलाइन है एजीएम की ड्यू डेट के, एजीएम जिस दिन हो रही है उस दिन की इंफॉर्मेशन देनी है, और अगर साल गुजरता है बगैर एजीएम के, या एजीएम होती है और अभी कंप्लीट नहीं होती और 31 दिसंबर आ जाती है, तो फिर 31 दिसंबर डेडलाइन है, इस वक्त तक अपडेटेड इंफॉर्मेशन। इन दो में से जौन सी भी डेट होगी जो आपके लिए ड्यू होगी, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार को चीज जमा करानी है। लिस्टेड कंपनी 15 दिन तक की मजीद एक्सटेंशन ले सकती है, और हमने कहा कि ये इसमें अगर कोई चेंज नहीं है तो फिर आपको जरूरत नहीं है फाइल करने की, लेकिन बताने की जरूरत है। और एसएमसी और 3 मिलियन तक के शेयर कैपिटल की प्राइवेट कंपनी को तो बताने की भी जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन किसी ना किसी रजिस्टर से एक्सट्रैक्ट हुई हो। तो दैट वाज द ओवरऑल मैप ऑफ दिस सेक्शन। इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।